जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं नीरज आप सभी का आज की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पिछली क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने 9th क्लास की मैथ्स चैप्टर 1 जो कि हमारा नंबर सिस्टम है उसको हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने कुछ नंबर्स के टाइप पढ़े थे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में, जिसमें कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर। इन 4 नंबर्स को हमने किया था। उसके बाद फिर हमने एग्जाम्पल्स और फिर एक्सरसाइज 1.1 को एंड किया था। आज इसी को आगे करते हुए हम एक जो हमारा 5वां टाइप का नंबर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में, इर्रेशनल नंबर, उसको करेंगे। और फिर उसके बाद एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल से पहले उसको करेंगे और फिर एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर ख़त्म करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं 5वें टाइप से नंबर से। आज जो है हमारा क्लास 2 है, मतलब डे 2 है आज हमारा। ठीक है, चलिए भाई। तो जो हमारे 5वें टाइप के जो नंबर आते हैं वो आते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। अभी इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो इर्रेशनल नंबर समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना होगी। 1.2 के बाद, एक्सरसाइज 1.2 के बाद एक टॉपिक का दिया गया है आपकी बुक में, फ्रैक्शन टू डेसिमल। फ्रैक्शन टू डेसिमल, मैं उसकी थोड़ी सी बात करूंगा। टॉपिक का नाम है क्या? फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन। इसको वहाँ पर डिटेल में समझेंगे, बस यहाँ पर थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ये होता क्या है, क्योंकि इसका यूज़ थोड़ा सा इर्रेशनल नंबर में होता है। ठीक है, मतलब इस टाइप से जो फ्रैक्शन से डेसिमल में जो नंबर बनते हैं वही एक इर्रेशनल नंबर में भी आते हैं और वही कुछ नंबर्स रैशनल नंबर में भी आते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो देखिए, फ्रैक्शन टू डेसिमल में जो सबसे पहले टाइप के जो नंबर बनते हैं फ्रैक्शन से कन्वर्ट करने में, वो बनते हैं हमारे टर्मिनेटिंग नंबर। वो बनते हैं हमारे टर्मिनेटिंग नंबर। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा आपको कि टर्मिनेटिंग मतलब एक पॉइंट पर जाके ख़त्म हो जा रहे हैं, एंड हो जा रहे हैं। उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे। इसी में जो हमारे सेकेंड टाइप के जो नंबर आते हैं वो आते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मतलब भाई, टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म हो जा रहे, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म नहीं होते। सिंपल सा मीनिंग तो यही है। ठीक है, अभी नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो है ये भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं रिकरिंग नंबर, एक होते हैं रिकरिंग नंबर, और इन्हीं नंबर्स को हम रिपीटिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो कौन से होंगे हमारे दूसरे टाइप? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। ठीक है, ये हमारा दूसरा टाइप होता है। और जो तीसरा टाइप होता है वो होता है हमारा नॉन रिकरिंग नंबर। नॉन रिकरिंग नंबर मतलब इससे हमारे 3 टाइप बन गए। पहला कौन सा? टर्मिनेटिंग नंबर। दूसरा कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। और तीसरा कौन सा बना? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। तो ये हमारे 3 टाइप के नंबर होते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि होते कौन से, कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ समझाने के लिए। तो देखिए, एग्जाम्पल 1 मैंने लिखा 8.25, 9.732। ठीक है, ये हो गए हमारे पहले एग्जाम्पल। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो 1.23232323 और इस तरीके से क्या हो रहा है, आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ 0.333333 और आगे क्या हो रहा है, बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, और जो हमारे तीसरे टाइप के नंबर हैं उसको भी लिख देता हूँ 1.9285967293219667। इस तरीके से क्या हो रहा है, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो देखिए, टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो एक पॉइंट पर जाके ख़त्म हो जा रहे हैं। जैसे ये देखिए 8.25 एंड हो गया। ठीक है, 9.732 एंड हो गया। और एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे 0.5 एंड हो गया। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पहला क्लियर हो गया होगा कि टर्मिनेटिंग नंबर किसे बोलते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड होते हैं हमारे कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। रिकरिंग नंबर को हम रिपीटिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर या रिकरिंग नंबर। तो देखिए क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए
2 3 2 3 2 3 2 3 और आगे क्या हो रहा है 2 3 2 3 बार बार रिपीट होते जा रहा है, ठीक है। इसमें देखिए 3 3 3 3 3 3 इस तरीके से क्या हो रहा है आगे बार बार रिपीट होते जा रहा है। तो ऐसे नंबर जो कि कैसे हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब क्या हो रहे हैं ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहे, मतलब आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कैसे हैं रिकरिंग है, रिकरिंग का मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, किसी एक पैटर्न को फॉलो करते हुए बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर बोलेंगे। क्लियर है। अब तो आप तीसरा समझ ही गए होंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या हो जाएगा भाई, जो ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। तो ये देखिए हमारा तीसरा एग्जाम्पल 1.92859672932196 और आगे क्या हो रहा है बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। क्लियर है इतना। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये 3 टाइप के हमारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे ऊपर की ये 2 टाइप हैं, मतलब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इन नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। इन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर बोलते हैं। क्लियर है। और ये जो हमारा तीसरा टाइप बच गया ना ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, इन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को क्या बोलेंगे इर्रेशनल बोलेंगे, और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को क्या बोलेंगे रैशनल बोलेंगे। क्लियर है। ऐसा क्यों बोलते हैं तो देखिए ये जो हमने एग्जाम्पल लिखे इस नंबर को इसको मैं वापस से डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। हमारे ये जो नंबर हैं इन नंबर्स को भी मैं वापस चेंज कर सकता हूँ, किसमें फ्रैक्शन में चेंज कर सकता हूँ। लेकिन ये जो मैंने नंबर लिखा यहाँ पर आप इसको चेंज करके बता दो फ्रैक्शन में, अगर कर पा रहे हो तो। क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका तो कोई अंत ही नहीं है। एक तो ख़त्म भी नहीं हो रहा है और ऊपर से हमें पता भी नहीं है कितने डिजिट हैं कि कितने ज़ीरो लगाने, कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। ये नंबर हमारा कैसा है इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या होंगे ऐसे नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट ना कर सकें वो दोबारा से, ठीक है। हम फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम दोबारा जब उसको चेंज करेंगे तो वो दोबारा चेंज नहीं हो सकते। ये नंबर्स हो सकते हैं, ये फ्रैक्शन से डेसिमल भी हो जाएंगे, डेसिमल से फ्रैक्शन भी हो जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे इर्रेशनल नंबर। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ इर्रेशनल नंबर के, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो इसके एग्जांपल्स जो होते हैं वो होते हैं √2, √3, √5। आप बोलेंगे 4 क्यों नहीं लिया? देखिए √4 ये इक्वल होता है 2 के, और 2 हमारा कैसा है इंटीजर वैल्यू है, और इसी को मैं 2/1 भी लिख सकता हूँ। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा रैशनल नंबर भी हो जाएगा। तो ये कैसा है हमारा इर्रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। √6, ठीक है। और फिर इसके बाद एक नंबर होता है पाई। आप बोलेंगे पाई को तो पाई की तो हमें वैल्यू पता है कितनी होती है। पाई की वैल्यू आपने बचपन में पढ़ी होगी कितनी 22/7 पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? आप बोलेंगे हाँ हमने तो पढ़ी है, इसमें हमने यूज़ किया है इस फॉर्मूले में। 2πr में किसका फार्मूला होता है सर्कल के सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है, ठीक है। और अगर एरिया की बात करें तो πr²। ये दो फार्मूले पढ़े होंगे जहाँ पर आपने इसका भर भर के यूज़ किया होगा 22/7 22/7। लेकिन क्या ये सच में 22/7 के इक्वल होता है? तो आंसर होगा जी नहीं, ये 22/7 के इक्वल नहीं होता। तो देखिए ऐसा क्यों होता है तो मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए क्लास में कोई स्टूडेंट है, उसके 90.2% बने क्लास में, ठीक है। 90.2% उसने बनाए अपने फाइनल एग्ज़ाम्स में, ठीक है। और एक स्टूडेंट है वहीं उसने 90.7% बनाए, ठीक है। एक ने बनाए 90.2 और एक ने बनाए 90.7 बनाए, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, अगर मैं इसके पास जाऊंगा पूछना कि भाई तुम्हारे कितने परसेंट बने हैं, तो ये बोलेगा कि भाई मेरे 90% बने हैं। कितने बने हैं 90% बने हैं, क्लियर है। लेकिन अगर मैं इसी के दूसरे व्यक्ति के पास जाऊंगा जिसने 90.7 बनाए हैं, तो ये क्या बोलेगा कि नहीं मेरे कितने बने हैं 91% बने हैं। अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला? तो एक वर्ड आपने सुना होगा अप्रॉक्स, लगभग, तो वही उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है।
90.2 बोलने में हमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो हम क्या बोल देंगे 90 बोल देंगे, क्योंकि वो 90 के पास में है। और वहीं 90.7 की अगर मैं बात करूं तो ये 91 के पास में, तो इसने कितने बताए 91 बताए, मतलब एक्स्ट्रा बता दिए। क्या ये वैल्यू आपस में इक्वल है? तो आप बोलेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये दोनों वैल्यू भी आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं अप्रॉक्स, और वही अप्रॉक्स की वाला काम यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पाई की वैल्यू होती है 3.1428 के बाद कुछ नंबर्स आते हैं, और ये नंबर इतने सारे हैं कि अगर मैं बोर्ड पे भी लिख दूँ तो भी नहीं बनेंगे, ठीक है, इतने सारे नंबर्स होते हैं। और ये नंबर कैसे चलते हैं, जैसे मैंने इरेशनल में लिए थे, अलग अलग नंबर आ रहे थे, तो उसी टाइप के ये नंबर्स होते हैं, क्लियर है। लेकिन अगर मैं 22/7 की बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है 3.142857142857 और इसी तरीके से ये बार बार नंबर रिपीट होते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 142857 142857 142857, ये नंबर क्या हो रहे हैं, एक फिक्स्ड पैटर्न के बाद बार बार रिपीट हो रहे हैं। और अभी हमने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, तो ये कौन सा है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, और जो कि किस में आता है हमारा रैशनल नंबर में आता है। और ये नंबर कैसा है हमारा, ये हमारी पाई की वैल्यू है, ये हमारी पाई की वैल्यू है, जो कि कैसी है हमारी इरेशनल नंबर है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं आपस में इक्वल क्यों नहीं होती। ये अप्रॉक्सीमेशन वाला काम चलता है। देखिए यहाँ पर ये इनकी 4 डिजिट सेम है, 4 डिजिट सेम है, तो क्या लगा देते हैं अप्रॉक्स लगा देते, पीछे से हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो बस यही अप्रॉक्स वाला काम यहाँ पर चल जाता है। लेकिन अगर पूछे कोई कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 22/7 होती है, तो आप बोलेंगे नहीं, वो इक्वल नहीं होती, वो अप्रॉक्स में इक्वल होती है, क्लियर है। तो चलिए भाई हम बढ़ते हैं अब हमारी एग्जाम्पल्स की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। तो होगा, आई होप आपको इरेशनल नंबर क्लियर हो गए होंगे, रैशनल क्लियर हुए होंगे, ठीक है। फ्रैक्शन टू डेसिमल की बात, फ्रैक्शन टू डेसिमल की जो बात है वो हम इस एक्सरसाइज के कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करेंगे, क्लियर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भाई, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। हमें √2 को नंबर लाइन पर लोकेट करना है, बताना है कि √2 किस जगह आता है, ये हमें क्या करना है, शो करना है। तो देखिए सबसे पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं। तो ये बना ली हमने थोड़ी आड़ी तिरछी नंबर लाइन, ये स्ट्रेट है, ठीक है, मैंने मुझसे थोड़ी सी तिरछी बन गई। देखिए यहाँ पर कहीं बीच में 0 बैठा होगा, मानते हैं। चलिए यहाँ पर कहीं पर 1 होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 3 4 और इसी तरीके से क्या होंगे हमारे नंबर्स आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, 4 और आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। हम पीछे भी आएंगे तो पीछे यहाँ पर मिलेगा क्या -1, फिर -2, -3 और इसी तरीके से क्या होंगे ये नंबर भी आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो देखिए मैं थोड़ी सी बात करता हूँ कि √2 वैल्यू जो है हमारी बनती कैसे है। सबसे पहले तो इस पर बात करते हैं। तो थोड़े से 8th क्लास पर चलिए। 8th क्लास में आपने एक ट्रायंगल में एक थ्योरम यूज़ की होगी बहुत ज़्यादा। 8th क्लास में एक थ्योरम यूज़ की होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और इसमें एक थ्योरम लगती है, ABC ये वर्टिसेस हो जाएंगे इसके, ठीक है। और इस वाली साइड को आप P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, B मतलब बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हो जाता है हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से एक थ्योरम पढ़ी होगी आपने, पाइथागोरस थ्योरम। साइंटिस्ट थे कौन, पाइथागोरस, PYTHAGORAS, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने क्या किया, अपनी एक थ्योरम दी और उस थ्योरम को नाम मिला क्या, पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, किसने दी थी, पाइथागोरस ने ही दी थी। तो देखिए पाइथागोरस ने क्या बोला कि जो हाइपोटेनियस है हमारा, इस हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर दें तो ये इक्वल होता है हमारे परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के।
क्लियर है? किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम। मैंने ये क्यों बताई? क्योंकि इसका यूज़ होना है अभी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्लियर है, क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, जो सबसे लंबी वाली लेंथ है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। बाकी की ये दोनों है जो एंगल बचे, इन दोनों का सम भी कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि एक तो 90 लेकर पहले ही बैठ चुका है। क्लियर है? चलिए, तो पाइथागोरस समझ में आ गई होगी आपको, आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। चलिए, तो मैं बनाता हूँ अब एक स्क्वायर। ठीक है, मैं बनाता हूँ अब एक स्क्वायर। इस स्क्वायर की सभी साइड्स कितनी है? 1 है। ठीक है, कितनी है? 1 है इसकी स्क्वायर की साइड। तो देखिए, अगर मैं यहाँ से, अगर स्क्वायर है तो ये एंगल कितने का बनेगा? 90 का बनेगा। इसके चारों एंगल कितने के रहेंगे? 90 के रहेंगे। ये बात तो पता होगी कि स्क्वायर में चारों एंगल कितने के होते हैं? 90, 90, 90, 90, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। अब देखिए, यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉप कर दूँ तो इस लाइन को मैं क्या बोलता हूँ? डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस लाइन को? डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल बोलेंगे। ये देखिए, तो ये क्या हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर मैं इस ऊपर वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए छुपा लूँ तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो कौन सी थ्योरम लगेगी? पाइथागोरस थ्योरम। अभी हमने पढ़ी। तो देखिए 1 1, तो देखिए पाइथागोरस लगा देते हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है? एच का स्क्वायर फाइंड करना है। तो एच का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, यही हमें फाइंड करना है। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये लिख दिया हमने 2, और यहाँ पर h का स्क्वायर। अब स्क्वायर को जब हम इस तरफ भेजेंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? सुंदर सा रूट लग जाएगा। और यही वैल्यू तो हमें निकालनी थी। देखिए, तो ये हमने निकाल ली। इसकी वैल्यू कितनी होगी? √2 हो जाएगी। तो √2 कहाँ बनता है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 1 1 मतलब एक लाइन 1 और उसी पर एक परपेंडिकुलर लाइन जिसकी लेंथ भी कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तब बनता है हमारा √2। क्लियर है? तो चलिए अब बनाते हैं हम इस नंबर लाइन पर कि नंबर लाइन पर √2 कैसे बनेगा। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? आप बोलेंगे 1 है कि नहीं? 1 है। ठीक है, और मैंने क्या किया? यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इस पॉइंट पर, जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। और ये एंगल कितने का है? 90 का है, क्योंकि मैंने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। क्लियर है इतना? चलिए, अब उसके बाद मैंने क्या किया? इस पॉइंट से लेकर इसको इस पॉइंट तक मिला दिया। मतलब ये जो हमारे 0 वाला पॉइंट था, इस पॉइंट से लेकर मैंने इस पॉइंट को मिला दिया। कुछ नाम दे देते हैं, ये तो 0 है ही, इसको A दे देते हैं, इसको B दे देते हैं, इसको O बोल देते हैं। ठीक है, देखिए OA की लेंथ 1 थी, AB की लेंथ 1, तो OB की लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से अभी हमने इसकी लेंथ क्या निकाली थी? √2 निकाली थी। अब भी मैंने स्क्वायर में निकाल के बताई थी कैसे आ रही थी? √2 आ रही थी। तो देखिए अब करना क्या है, मान लीजिए ये तो इस तरीके से आड़ी खड़ी हुई है। अब मुझे क्या करना है? इसको तो नंबर लाइन पर शो करना है। तो क्या करूँगा? मैं इसको धीरे धीरे नीचे दबाने की कोशिश करूँगा ना। देखिए, जैसे अगर ये यहाँ पर इस तरीके से खड़ी है तो मैं क्या करूँगा? इसको धीरे धीरे इस तरीके से मैं दबाने की कोशिश करूँगा, और दबाते ये इस जगह पर आ जाएगी। तो मतलब √2 मेरा किस जगह पर आ गया? ये आ गया मेरा नंबर लाइन, √2 आ गया। ये क्या किया मैंने? नंबर लाइन पर √2 को शो कर दिया। यही तो मुझे करना था क्वेश्चन में। कैसे किया? पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। पाइथागोरस थ्योरम में हमें पता है कि अगर मैं बेस 1 लेंथ की ले लूँ, यूनिट लेंथ की ले लूँ, और उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ जिसकी लेंथ भी कितनी हो? 1 यूनिट ही हो, तो मुझे √2 वैल्यू मिलती है। और जब मैं √2 को ड्रॉप करूँगा, मतलब उसको नीचे बिठाना शुरू करूँगा, तो वो नंबर लाइन पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लियर है इतना? आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, अभी एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है? तो देखिए, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। हमें अब किसको लोकेट करना है? √3 को करना है √3 को। तो कैसे करेंगे? उसी तरीके से जिस तरीके से हमने √2 को किया था। तो देखिए, नंबर लाइन बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये बना ली हमने नंबर लाइन, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई क्योंकि आप समझ गए होंगे। यहाँ पर 0 होगा, यहाँ -1 होगा,
यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 और आगे इस तरीके से चलते जाएगी। ये हो गई हमारी नंबर लाइन, ठीक है। अब देखिए अभी हमने क्या किया था, यहाँ से ये वाली लेंथ कितनी है, यहाँ से ये वाली लेंथ कितनी है 1 है, ये वाली लेंथ कितनी है हमारी 1 है। इसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था जिसकी लेंथ कितनी थी 1 थी, यही किया था ना हमने। और फिर उसके बाद क्या किया था, हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया था, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको ज्वाइन कर दिया था जिसकी लेंथ कितनी निकली थी √2 निकली थी। अभी तक हमने यही सब किया था, ठीक है। अब देखिए हमें आगे क्या करना है, यहाँ से हमें √2 मिल गया था। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें शो करना है अब √3। तो √3 को कैसे शो करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो √2 वाली लाइन है, मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको आगे बढ़ा देता हूँ, है तो ये यहीं तक, लेकिन मैंने क्या किया थोड़ी आगे बढ़ा दी, क्यों, क्योंकि ये एक अब स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना आसान। तो ये क्या किया करूँगा मैं, यहाँ पर एक 1 लेंथ का, कितनी लेंथ होनी चाहिए इसकी 1 यूनिट लेंथ होनी चाहिए जो कि हमारी नंबर लाइन की है। यहाँ पर मैंने क्या किया, 90 डिग्री पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, किस पर √2 को बेस मानकर, किसको मानकर √2 को बेस मानकर मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉप की जिसकी लेंथ कितनी है 1 यूनिट है, जिसकी लेंथ कितनी है 1 यूनिट है, इसकी लेंथ कितनी है 1 यूनिट है। क्लियर है। अब देखिए जब इसकी लेंथ 1 यूनिट है तो यहाँ से मैं यहाँ तक ही इसको मिला सकता हूँ, मिला दिया तो देखिए ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो फिर से क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है। तो क्या हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम, तो देखिए h का स्क्वायर इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर, यही होगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ पर इसको हमने o नाम दिया था, इसको a नाम दिया था, इसको b बोला था, इसको c बोल दीजिए। इसी तरीके से देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू √2 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कितनी आ जाएगी ये वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई √3 आ गई, यही तो हमें चाहिए थी। तो मतलब ये जो क्या है हाइपोटेनियस है, इसकी लेंथ कितनी मिल गई हमें √3 मिल गई, √3 हमें लेंथ मिल गई। अब देखिए करना क्या है, जो हमने √2 के साथ किया था वही हमें √3 के साथ करना है। √2 को हमने गिराना चालू किया था तो वो इधर कहीं आके गिरा था कि नहीं गिरा था। इसी तरीके से जब हम √3 को करेंगे तो वो भी हमारा इसी तरीके से यहाँ कहीं पर गिर जाएगा, और जब वो यहाँ पे गिरेगा तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा √3 मिल जाएगा। जिस तरीके से हमने √2 को गिराया उसी तरीके से हमें √3 को गिराना है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो कैसे करना है, ठीक है। पहले हम √2 निकालेंगे √3 को लोकेट करने के लिए, और फिर हम 1 परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, किस पर 1 यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, किस पर √2 पर। √2 पर ड्रॉप करने के बाद हम उसकी हाइपोटेनियस ड्रॉप करेंगे, और फिर वहाँ से हम पाइथागोरस से √3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर वो खड़ी है तो उसे हम लिटा देंगे। क्लियर है। इस तरीके से हम √3 लोकेट कर देंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट होती है। सब तैयार रहिएगा किस तरीके से करना है। चलिए तो ये रहा हमारा पहला सवाल, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। अब देखिए एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्या बोल रहा है, ट्रू और फॉल्स बताना है। सबसे पहले तो आसान भाषा में क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। यही बताना है ट्रू और फॉल्स, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। और उसके बाद क्या करना है, जस्टिफाई भी करना है, मतलब हमें बताना भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो मैंने पहली क्लास में बताया था कि जितने भी रैशनल नंबर हैं और जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं, जब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, सारे रैशनल नंबर और सारे इर्रेशनल नंबर जब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं तो कौन से नंबर बनते हैं, हमारे रियल नंबर्स बनते हैं। कौन से नंबर बनते हैं, रियल नंबर्स बनते हैं। मतलब जितने भी हमारे रैशनल नंबर हैं
और सारे इर्रेशनल नंबर जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो कौन से बनेंगे, रियल नंबर्स बनेंगे। और रियल नंबर्स के बाद रियल नंबर्स में सारे इमेजिनरी नंबर मिल जाएंगे तो कौन से बन जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे। क्लियर है। कॉम्प्लेक्स नंबर आप 11th क्लास में पढ़ते हैं तो अभी नहीं पढ़ना, तो रियल नंबर्स तक ही हमें पढ़ना है। तो देखिए एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। देखिए सारे रियल रैशनल और इर्रेशनल किसके अंदर आ गए, रियल के अंदर आ गए। तो ऑब्वियस सी बात है क्या कि एवरी रैशनल नंबर, जितने भी रैशनल होंगे वो सब तो रियल नंबर होंगे ही होंगे। क्लियर है, आई होप क्लियर होंगे। मतलब इसका मुझे जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने जस्टिफाई तो कर दिया, क्योंकि ऑल रैशनल और इर्रेशनल क्या होते हैं, रियल होते हैं। क्लियर है। चलिए, तो मतलब पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, हमारी ट्रू हो जाएगी। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड क्या बोल रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, क्या बोल रहा है, जितने भी नंबर लाइन पर पॉइंट हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी यूज़ किया है, ठीक है। इस फॉर्म ऑफ रूट एम, किस फॉर्म का होना चाहिए, सबसे पहले रूट एम का फॉर्म का होना चाहिए, ये बोलना चाह रहा है। और वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर, एम कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। क्लियर है। देखिए ये बना दी हमने नंबर लाइन, ठीक है। इस पर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 आगे करते चले जाएंगे। इस तरफ -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, इस तरीके से नंबर बढ़ते चले जाएंगे। यही है हमारी नंबर लाइन। और नंबर लाइन के बीच में यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट भी होंगे जिनकी अलग अलग वैल्यूज़ भी होंगी, ये भी मैंने बताया है आपको, ठीक है। तो देखिए एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ द फॉर्म ऑफ रूट एम, किस फॉर्म का बोल रहा है, रूट एम का बोल रहा है। अगर मैं रूट एम को थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट कर दूँ, मैं रूट एम को क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाता हूँ कि रूट एम कुछ है, ट्रू। अगर मैं रूट एम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँ, सिर्फ इस पॉइंट पर ध्यान दूँ, वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर, किस पॉइंट का, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ये हमारी नंबर लाइन है और एम कैसा है, नेचुरल नंबर है। तो आप बोलेंगे ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है हमें। देखिए नंबर लाइन पर सारे नेगेटिव नंबर्स भी हैं, पॉजिटिव भी हैं और बीच में बैठा 0 भी है। सारे नेगेटिव हैं, सारे पॉजिटिव हैं और बीच में बैठा 0 भी है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, एवरी पॉइंट, मतलब ये सभी नंबर जितने भी हैं ये सारी कैसे हैं, नेचुरल नंबर है। देखिए मैंने अभी रूट एम को तो छोड़ ही दिया समझने के लिए, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो इतनी स्टेटमेंट है ना इसकी बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर एवरी पॉइंट अंदर नंबर डाल लिया मैंने, बस इतना ही लिया, ठीक है। इसी से मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए सारे नंबर्स आ गए नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन नेचुरल नंबर में तो हमने पढ़ा था कि नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है। नंबर की शुरुआत कहाँ से हो रही है, 1 से हो रही है। तो भाई 0 क्या मेरा नेचुरल नंबर होगा, तो आप बोलेंगे नहीं, ये सारे नंबर तो नेचुरल नंबर में आते ही नहीं। और जब आते ही नहीं है तो हर नंबर नंबर लाइन का नेचुरल नंबर कैसे हो सकता है, यही तो हमें बताना था। तो क्या हो जाएगी ये वाली स्टेटमेंट हमारी, फॉल्स हो जाएगी। आई होप क्यों होगी फॉल्स समझ में आ गई होगी। ये हमारी ट्रू और ये वाली क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो नंबर लाइन पर जो नंबर हैं वो सारी इंटीजर वैल्यू होती हैं, ना कि नेचुरल नंबर, ठीक है, ना कि नेचुरल नंबर। क्लियर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एवरी रियल नंबर इज इर्रेशनल नंबर। ऊपर क्या पढ़ा था, एवरी इर्रेशनल इज रियल नंबर। मतलब पहली में कुछ और बोल रहा है, इसमें कुछ और बोल रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। जब दोनों एक दूसरे को काट रही हैं तो या तो ऊपर वाली गलत होगी या तो नीचे वाली गलत होगी। लेकिन हम बोल चुके हैं कि पहली वाली तो सही है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी वाली क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी, मतलब फॉल्स हो जाएगी। अब ये फॉल्स क्यों होगी, तो थोड़ा इसके ऊपर रीज़न पे जाते हैं। तो देखिए एवरी रियल नंबर के अंदर क्या हुआ, सारे इर्रेशनल और सारे रैशनल नंबर बैठ गए आके। और यहाँ पर क्या बात कर रहा है, सिर्फ इर्रेशनल की बात कर रहा है। अगर यहाँ पर बोल देता कि इर्रेशनल एंड रैशनल नंबर, तो मैं बोल देता कि हाँ भाई ये बात स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन वो सिर्फ अकेली किसकी बात कर रहा है, इर्रेशनल की बात कर रहा है। जब अकेले इर्रेशनल की बात करेगा तो क्या सिर्फ इर्रेशनल होंगे, तो आप बोलेंगे नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि तीसरी स्टेटमेंट जो है हमारी गलत क्यों है। ठीक है, चलिए भाई आई होप आपको तीनों स्टेटमेंट्स क्लियर होंगी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है।
ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल। जितने भी स्क्वायर रूट हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के 3 नाम होते हैं, पहला नेचुरल नंबर, दूसरा काउंटिंग नंबर और तीसरा पॉजिटिव इंटीजर्स। याद रखिएगा, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, किस नाम को यूज़ किया उसने, पॉजिटिव इंटीजर्स, और वो भी कैसे, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सब का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, मतलब √1 ले लिया, √2 ले लिया, √3 ले लिया, √4 ले लिया, √5 ले लिया, इन सब के क्या करना है, ये सारे अंदर नेचुरल नंबर है, इन सब के क्या ले लिया हमने, स्क्वायर रूट ले लिया, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चले जाएं। अब क्या बोल रहा है, कैसे होंगे ये, इर्रेशनल बोल रहा है, मतलब बोल रहा है कि ये जितने भी नंबर्स हैं ये हमारे कैसे हैं, इर्रेशनल नंबर होंगे, यही बोल रहा है। आगे पढ़िए, इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ रैशनल नंबर। अगर नहीं है तो हमें एक एग्जाम्पल दीजिए जिससे कि हम मान लें आपकी बात कि ये नंबर कैसे हैं, रैशनल नंबर हैं। समझ गए बात को, चलिए तो देखिए एग्जाम्पल देता हूँ। √1 को मैं 1 लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर या स्क्वायर रूट लें तो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, 1 तो 1 ही होता है, तो 1 हो गया हमारा एक नंबर। क्लियर है, ये देखिए, तो 1 क्या हो जाएगा हमारा, ये बन गया हमारा 1, क्या इंटीजर वैल्यू बन गई। क्या 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे ऐसी कोई बात है नहीं है, लिख सकते हैं, ठीक है, 1 को 1/1 लिख सकता हूँ, तो क्या ये रैशनल नंबर बन गया, आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल बन गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि √2 क्या होता है, इर्रेशनल ही होता है, तो इसको तो हम चेक कर नहीं सकते, √3 भी इर्रेशनल होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ √4 की, किसकी बात करूँ, √4 की अगर मैं बात करूँ तो देखिए √4 जो होता है ये होता है 2 के इक्वल, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और अगर मैं 2 की अगर वैल्यू निकालूँ इससे तो स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो रूट लग जाता है, यही होता है, ठीक है। तो मतलब √4 की वैल्यू कितनी हो गई, √4 की वैल्यू जो है हमारी वो 2 हो जाएगी, अरे ठीक है, √4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 हमारी कैसी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। इंटीजर वैल्यू को मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटीजर वैल्यू को 2/1 लिख सकते हैं, तो ये कैसा बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। जब ये रैशनल नंबर बन गया तो एक एग्जांपल हमने ये देख लिया। क्लियर है, तो यही तो हमारा आंसर है और कुछ थोड़ी है। देखिए, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल, ये बोला था उसने। अगर ऐसा नहीं है तो एक एग्जाम्पल दीजिए, तो ये रहा पहला एग्जाम्पल, ये रहा दूसरा एग्जाम्पल, जो भी लिखना हो लिख दीजिए। अगर आप इसको लिखेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट रहेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप ऐसे होंगे, ठीक है। तो किसको लिखेंगे, 2/1 को लिखेंगे। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 को, ठीक है। चलिए भाई बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क रहने वाला है आज की क्लास का। आपको करना क्या है, इसको होमवर्क करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क कैसे करना है, जिस तरीके से हमने √2 और √3 फाइंड किया था, जिस तरीके से हमने नंबर लाइन में √2 और √3 को फाइंड किया था, उसी तरीके से हमें √5 को फाइंड करना है। आंसर मैं बता देता हूँ कहाँ आएगा। तो देखिए, ये हमारी नंबर लाइन है, मान लीजिए ये हमारी नंबर लाइन, यहाँ 0, 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ठीक है। तो ये जो √5 जो आएगा ये हमें 1 और 2 के बीच में नहीं, देखिए क्योंकि √4 किसकी वैल्यू होती है, 2 की होती है, मतलब यहाँ पे तो √5 दिया, मतलब वैल्यू बढ़ गई, तो कितना आएगा, ये वैल्यू हमें यहाँ कहीं पर मिलेगी, ये वैल्यू आपको यहाँ कहीं पर मिलेगी। मैं इसे अगली क्लास में, आपकी नेक्स्ट क्लास में जो 3rd क्लास होगी उसमें मैं आपको सबसे पहले इसी क्वेश्चन को कराऊंगा, लेकिन आज की क्लास में आप इसे खुद से ट्राई करेंगे। अगर बन जाता है तो यस सर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये आज आपका होमवर्क रहने वाला है, और ये नंबर कहाँ शो करेगा, नंबर लाइन पर 2 और 3 के बीच में, और 2 और 3 के बीच में भी कहाँ पर,
2 और 2.5 के बीच में, बिल्कुल बीच में, ठीक है। 2.23 समथिंग कुछ वैल्यू होती है √5 की। तो ये आप क्या करेंगे, होमवर्क करेंगे। चलिए बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी बड़ा दिख रहा है। चलिए, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो आपकी क्लासरूम एक्टिविटी है, जो कि आपको क्लासरूम में करनी है। क्या करना है, पहले आप √2 वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर √3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से करते चले जाएंगे। इस तरीके से करते करते क्या होगा, ये एक शेप बनेगा। कौन सा शेप बनेगा, यहाँ पर नाम लिखा है स्पाइरल। क्या बनेगा, स्क्वायर रूट स्पाइरल। कौन सा शेप बनेगा, स्पाइरल शेप बनेगा। किस तरीके का होता है स्पाइरल शेप, कुछ इस तरीके का होता है। ये जो शेप है ये हमारा स्पाइरल शेप है। ये शेप को बोलते हैं हम स्पाइरल शेप, मतलब सर्पिलाकार। ये शेप, इसी शेप की हमारी गैलेक्सी है जिसका नाम मिल्की वे है, ठीक है। हिंदी में दुग्ध मेखला बोलते हैं। तो आपका ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, ठीक है। इसी शेप की हमारी क्या गैलेक्सी है, ठीक है। और इसी गैलेक्सी में हमारा इधर कहीं पर सन है, बीच में नहीं है, इसी तरीके यहाँ पर सन है। और इसी सन के अराउंड हमारे 8 प्लानट रिवॉल्व होते हैं। मैं ज्योग्राफी में घुस गया, ठीक है। तो स्पाइरल शेप क्या होता है, क्लियर है। स्पाइरल शेप मतलब सर्पिलाकार, ठीक है। स्पाइरल शेप मतलब सर्पिलाकार, कुछ इस तरीके की डिज़ाइन, कुछ इस तरीके की डिज़ाइन, ठीक है। ये हमारी सर्पिलाकार होती है। तो हमें क्या करना है, देखिए, तो हमें कुछ नहीं करना, ये करना है। ये यहाँ से इस तरीके से शुरू हुआ, ये इस तरीके से शुरू हुआ, ये घूमते घूमते फिर से इस तरीके से घूमते जाएगा, और यही करना है। तो ये आपकी क्लासरूम एक्टिविटी है। मैं समझा देता हूँ कैसे करना है, और फिर हम क्लास एंड करते हैं। तो देखिए, टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर, एक बहुत बड़ी शीट का पेपर लेना है। ड्राइंग शीट